हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 देखेंगे हम यहाँ पे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी नेशनल मूवमेंट चलाई गई थी और इंडिया को आज़ाद करवाया गया था ब्रिटिशर्स से। और ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कौन सा है आपका 1870s टू 1947। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये एक पिक्चर सी शो करी हुई है, फिगर 1 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पुलिस टीयर गैस डिमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो 1942 में चलाई गई थी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस के द्वारा चलाई गई थी ताकि वो यहाँ से देश छोड़ के चले जाएं। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब था भारत छोड़ो अंग्रेजों। ठीक है, ये बोला गया था ब्रिटिशर्स को, ये स्लोगन लगाया गया था और ये एक मूवमेंट चलाई गई थी। तो पुलिस जो है वो टीयर गैस छोड़ रही है डिमॉन्स्ट्रेटर्स प्रदर्शनकारियों के ऊपर, ताकि वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आगे प्रोसीड ना कर सकें। तो क्या बोला जा रहा है प्रीवियस चैप्टर में, इससे पहले जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे उनके बारे में यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़े थे। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा था आपका? जो ब्रिटिश जो था कन्क्वेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारी टेरिटरीज को क्या किया, हड़प लिया। ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ी राजाओं के साथ और उनकी टेरिटरी जो थी वो क्या कर ली, जीत लिया, कब्जे में कर ली। दूसरा हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, नए नए कानून बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो थे वो डेवलप किए गए थे। जैसे सिविल सर्विसेज जो थी वो पहले इंडिया के अंदर नहीं थी, पार्लियामेंट इंडिया के अंदर नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो वो अपने साथ बहुत सारा कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को लेके आए। देन उसके बाद लाइफ्स जो थी पीजेंट्स और ट्राइबल्स की, ठीक है, जो मतलब आपके फार्मर्स थे, किसान थे और जो आपके आदिवासी लोग थे, इनकी ज़िंदगी जो थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। उसके बाद क्या है, एजुकेशनल चेंजेस जो थे 19th सेंचुरी में बहुत सारे बदलाव लाए गए थे, बहुत सारे चेंज लाए गए थे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो वो भी हमने देखा किसके द्वारा लाए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे। बहुत सारी डिबेट्स करी गई थी वुमेन की कंडीशन के ऊपर, जैसे कि सती प्रथा सिस्टम जो था उसको अबॉलिश करा गया था, विधवा औरतों को वापस शादी करने का जो था वो राइट दिया गया था। देन उसके बाद चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस जो थे वो हमने पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कास्ट सिस्टम को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा था। और साथ ही साथ में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, लोग जो थे वो पहले सुपरस्टिशियस बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो थी ये ख़त्म होना शुरू हो गई थी। और फिर हमने देखा रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, और उसके बाद उसका आफ्टरमाथ मतलब क्या रिजल्ट रहा, क्या कंडीशन हो गई थी 1857 के बाद। हमने देखा था रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो मतलब उन्होंने अपनी जान दे दी। तांत्या टोपा का क्या रोल रहा था इस 1857 के रिवॉल्ट में। अब लास्ट में क्या है, जो डिक्लाइन हुआ था क्राफ्ट्स का और ग्रोथ हुई थी इंडस्ट्रीज की। क्राफ्ट जो कला वगैरह थी, जो मतलब आर्ट्स वगैरह ये क्राफ्टिंग वगैरह की जा रही थी, तो ये कॉमन पीपल्स के द्वारा की जा रही थी इंडिया के अंदर। तो जो राजा महाराजा जो थे ना वो इसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा ये ज़्यादा इतना पसंद नहीं किया जाता था। तो जैसे जैसे ब्रिटिश सॉरी राजाओं का रूल खत्म हो रहा था, तो ये क्राफ्ट सिस्टम में भी डिक्लाइन आना शुरू हो गया। और ब्रिटिशर जो थे वो तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं क्राफ्ट्स में, तो उन्होंने अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो थी उसको डेवलप करना या एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इन सब के बेसिस पे आपने मतलब क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से इश्यूज जो थे इन सबको आपने पढ़ा, ठीक है, इन चैप्टर्स में। क्या आपको लगता है कि जो इंडियंस थे वो डिसकंटेंटेड थे ब्रिटिश रूल से, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे? ब्रिटिश इंडियन जो थे वो ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा परेशान थे? अगर थे तो कौन कौन से ग्रुप क्लासेस जो थी वो डिससेटिस्फाइड थी और क्यों थी? ठीक है, ये हम देखेंगे। तो आगे क्या बोला जा रहा है, द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, इंडियंस के मन में फीलिंग आती है कि इंडिया हमारा देश है, फिर हम उसको कुछ मतलब उसके साथ गलत होने से क्या करेंगे, उसको बचाएंगे। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है उसको किस तरीके से उजागर किया गया, एमर्ज किया गया, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो आपने ऊपर देखा कि कितनी सारी डेवलपमेंट जो थी वो की गई थी, और ब्रिटिशर्स के द्वारा ही चाहे की गई हो, लेकिन डेवलपमेंट जो थी वो इंडिया के अंदर हुई। तो उन डेवलपमेंट से पीपल जो थे उनके दिमाग में या उनके मन में एक तरह का जो क्रूशियल क्वेश्चन जो था वो क्या हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था। और वो क्या था, व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया, ये जो इंडिया है ये क्या कंट्री है और ये किसके लिए है। जो आंसर था उसका जो मतलब जो निकला, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकला वो क्या था कि इंडिया जो है, जो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या है, इंडियंस हैं, वो इस देश के लोग हैं। और पीपल चाहे वो कोई भी क्लास के हो, कलर के हो, कोई भी जात के हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, या किसी भी जेंडर के हो, आदमी हो औरत हो, या उनका रंग काला है गोरा है,
किसी भी वो क्लास से हो, कलर से हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन सिर्फ ये मायने रखता है कि वो इंडिया का रहने वाला है। आगे क्या बोला जा रहा है कि कंट्री जो थी और जो कंट्री है उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसका जो सिस्टम है, वो सारा का सारा उन सिटीजन्स के साथ क्या करता है, उन सिटीजन्स के लिए है, किन सिटीजन्स के लिए, जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इंडिया के अंदर सिस्टम्स को हम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, या जो भी सिस्टम चल रहा है, वो सारा का सारा किससे रिलेट करता है, इंडिया के सिटीजन से या नागरिकों से। इस आंसर के साथ साथ जो अवेयरनेस थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ में इंडिया के लोगों की ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। एंड until this control was ended, India could not be for Indians। और जब तक ये कंट्रोल नहीं हटाया जाएगा या नहीं खत्म होगा, तब तक इंडिया जो है वो पूरी तरह से इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही थी। ये जो कॉन्शियसनेस थी, कॉन्शियसनेस यानी कि ये जो समझ थी, ये तब भी शुरू हो गई थी, कब, 1850s के टाइम पे। ठीक है, अभी 1857 का रिवॉल्ट हुआ भी नहीं था, लेकिन लोगों को उससे पहले ही समझ आना शुरू हो गया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमारी जिंदगियों को उन्होंने पूरी तरह से क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870s एंड 1880s। ठीक है, 1850s के टाइम पे ही लोगों को समझ आना शुरू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से लोगों को कब समझ आया, 1870 और 1880 के बीच में। और इन लोगों के बीच में कौन से ज़्यादा लोग थे, इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन लेने वाले प्रोफेशनल, जो कि उस समय पे क्या थे, लॉयर्स थे। ठीक है, उस समय पे मैक्सिमम लोग जो थे ना वो लॉयर्स ही बनते थे। और जैसे इस समय पे अगर आप देखोगे, आज का जो टाइम है, लोग जो है वो ज़्यादा बीटेक करते हैं ना, तो उस समय पे लोग जो थे वो ज़्यादा क्या कर रहे थे, लॉ की डिग्री ले रहे थे। अब क्या बोला जा रहा है कि जो मोर इम्पोर्टेंट वंस वर द पूर्ण स्वरनाज, सॉरी सार्वजनिक सभा, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत सारी एसोसिएशंस बनाएगी ताकि लोगों को तक ये चीज़ पहुंचाई जा सके, या लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे ऊपर पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और हमें उनके उस राज को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारी क्या बनाई गई थी, एसोसिएशंस बनाई गई थी। अब ये जो नेम है ना, पूना सार्वजनिक सभा, द लिटरली मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ फॉर ऑल द पीपल, सर्व मीन्स ऑल एंड जनिक मीन्स ऑफ द पीपल। कहने का ये मतलब है, ये जो पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई थी ना, इसका क्या मतलब था कि ये सिर्फ रीजनल नहीं है, मतलब ये सिर्फ पूना के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये जो सभा बनाई गई थी, ये जो एसोसिएशन बनाई गई थी, ये सभी लोगों के लिए बनाई गई थी। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे थे, कोई भी जात का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कलर का हो, कोई भी रेस का हो, या कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, वो सारे लोगों के लिए ये सभा बनाई गई थी। मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी एसोसिएशन, ये जो अभी अभी मैंने आपको इनके नाम बताए ना, इन एसोसिएशंस में बहुत सारी एसोसिएशन जो थी वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो थी वो क्या कर रही थी, रन कर रही थी। लेकिन इनका एक ही मेन गोल था, और वो गोल क्या था कि ये सभी लोगों, इंडिया के सभी लोगों के लिए है, मतलब सभी लोग जो है उनको आज़ादी दिलवाने के लिए था, ना कि सिर्फ एक रीजन, एक कम्युनिटी या एक क्लास के लोगों के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद जो था, ये लोग जो थे, ये जो एसोसिएशंस बनाई गई थी, इस एसोसिएशन का मेन काम क्या था, मेन आइडिया क्या था कि पीपल्स को सोवरियन बनाना। सोवरियन यानी कि किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं रखना। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मतलब भी दिया है, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब कोई भी फॉरेनर जो है वो हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर कंट्रोल ना करे, और हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सके, जी सकें, बिना किसी फॉरेन विदेशी रूल के या कंट्रोल के। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन एसोसिएशंस का मेन आइडिया ये था कि लोग जो हैं वो सोवरियन रहे, एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस जो है वो लोगों के अंदर जगाई जाए, और इसका मतलब राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों के अंदर लाई जाए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते थे, दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी empowered टू टेक डिसीजन रिकॉर्डिंग देयर अफेयर्स। कहने का ये मतलब है कि दूसरे शब्दों में ये बोला जा सकता था कि लोग जो हैं, इंडियन पीपल जो है वो अपने आप पे विश्वास करें, वो अपने डिसीजंस खुद लें किसी भी अफेयर के अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी मैटर हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन, उस मैटर और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजन जो है वो खुद से क्या करें, ले सकें, बल्कि उनके ऊपर किसी भी पर्सन का या किसी भी इंसान का रोल ना हो। लेकिन ये जो डिससेटिस्फेक्शन थी विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s एंड 1880s। मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स से, मतलब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, उनके अगेंस्ट वो बड़े
ये भावना जो उनके अंदर जागी ना कि ब्रिटिशर्स का जो है वो रूल ख़त्म होना चाहिए, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, ये उनके मन में 1870 और 1880 के बीच में ये भावना जो थी उनके अंदर जागना शुरू हो गई थी। एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था आर्म्स एक्ट, ये 1878 में पास किया गया था। आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है, बंदूक ये जो होता है ना आपकी हथियार वगैरह, ठीक है, ये एक्ट पास किया गया था। अब इस एक्ट में था क्या, तो इस एक्ट में ये था कि इंडियंस जो हैं उनको मनाही की गई थी कि वो क्या है, आर्म्स नहीं रख सकते, यानी कि कोई भी हथियार रखने का अधिकार जो था वो इंडियन के पास नहीं था, हथियार रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था। तो ये एक्ट पास किया गया। उसी साल में 1878 में एक और एक्ट पास किया गया, वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट मीन्स लोकल, ठीक है, लोकल लैंग्वेज, या फिर आप बोल सकते हैं रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, या कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स के लिए इंग्लिश के अलावा इंडिया के अंदर जो भी लैंग्वेज थी वो उनके लिए क्या थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज थी। अब ये एक्ट पास किया गया। इस एक्ट को पास करने के पीछे क्या मोटिव था, इस एक्ट को पास करने के पीछे ये मोटिव था कि इंडिया के अंदर कोई भी जो न्यूज़पेपर कंपनी है या जो भी न्यूज़ जो है या प्रेस जो है, ठीक है, मीडिया जो है, वो किसी भी तरह की न्यूज़ जो है वो ना निकाल सके, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अगर वो ऐसा करती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी और उनको कॉन्फिस्केट कर सकती है, मतलब उनको अपने कब्जे में ले सकती है, अगर उस न्यूज़पेपर के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी बात या कोई भी चीज़ उनके अगेंस्ट लिखी गई होगी या बताई गई होगी, ठीक है। देन उसके बाद मतलब ये था कि अभी आप देखें हमारी जो मीडिया है या हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो कुछ भी जो है वो छाप देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन उस समय पे ब्रिटिशर्स ने ये क्या किया हुआ था, बैन किया हुआ था कि कोई भी न्यूज़पेपर वाला जो है या कोई भी रिपोर्टर जो है या कोई भी आप बोल सकते हैं मीडिया वाला जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ गलत नहीं लिख सकता है, ठीक है। फिर इसलिए ये जो एक्ट था ये पास किया गया। देन उसके बाद 1883 में एक और जो है कोहरम जो था वो देखने को मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो क्या था, एल्बर्ट बिल। उन्होंने क्या किया, एल्बर्ट बिल पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एल्बर्ट बिल पास किया गया था। अब इस एल्बर्ट बिल में क्या था कि जो भी मतलब इंडिया में जो आपका ज्यूरिडिक्शन सिस्टम होगा उसमें एक इंडियन जज भी होगा। अब ये था कि मतलब अगर कोई भी इंडियन गलत करता है ना, तो उसको सज़ा सुनाने का हक जो है वो इंडियन जज के पास नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर सकते थे, सज़ा सुना सकते थे। अब कोर्ट के अंदर इंडियन जज को अलो तो कर दिया, लेकिन उसको किसी तरह का राइट नहीं दिया गया। ब्रिटिशर्स ये बोलने लगे कि भाई अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो इंडियंस हमें भी सज़ा सुना देंगे और हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस एल्बर्ट बिल को फिर से क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, मतलब बोल दिया कि इसको हटा दो। तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उसको उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, इस चीज़ को ख़त्म इन द सेंस कर दिया, इस बिल को वापस ले लिया। यहाँ लिखा हुआ है ना, मतलब एक इक्वालिटी लाना चाहते थे। फिर उसके बाद क्या किया गया, अपोजिशन की गई, फोर्स गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो इस बिल को विड्रॉ कर दे, और इस बिल को विड्रॉ कर दे, और इंडियन जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, गुस्सा हो गए। जो इवेंट था उसने रेशियल एटीट्यूड जो था ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर दिखाया। रेशियल एटीट्यूड्स का मतलब ये हो जाता है कि एक ही रेस से बिलोंग करने वाले, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो वाइट पीपल्स के नाम से जाने जाते थे, तो इंडियंस का कलर जो था वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप बोल सकते हैं, आप ब्लैक पीपल बोल सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर अपनी ही चलाना चाहते थे, इसलिए इनके इस एटीट्यूड को इंडिया के अंदर लोगों ने देखा और लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो नीड पड़ी, ज़रूरत क्या पड़ी, ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और इन्होंने 1880 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। लेकिन जो एल्बर्ट विल की कंट्रोवर्सी थी ना, उसने इस डिज़ायर को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया ना, 1870s और 80s का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में इंडियन जो थे उनको ये पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स हम पे क्या कर रहे हैं, रूल चला रहे हैं, वो हमें दबा रहे हैं। तो ये भावना जो थी उसी समय जागरूक हो गई थी। लेकिन जब ये एल्बर्ट बिल जो की कंट्रोवर्सी चली ना कि एल्बर्ट बिल को विड्रॉ कर दो, इसके बाद इंडियंस के ये जो डिज़ायर थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बननी चाहिए जिसमें हम ऐसा काम करें कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए, वो कब शुरू हुआ, एल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी के बाद। देन उसके बाद देखिए क्या है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एस्टैब्लिश हुई, और ये 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी, कौन क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 मेंबर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के
पूरी कंट्री से, जितनी भी मतलब पूरी कंट्री थी ना इंडिया, पूरी कंट्री से अलग अलग स्टेट से लोग आए, 72 लोग आए और वो बॉम्बे में मिले। कब? 18 दिसंबर 1885 में। जो अर्ली लीडरशिप थी, मतलब पहले जो कांग्रेस के लीडर थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहादुरुद्दीन तायब जी, WC बैनर्जी, सुंदरनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम आयर, और इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। और साथ ही साथ में ये सारे लोग जो थे ना वो बॉम्बे और कलकत्ता से ही बिलोंग करते थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक बिजनेसमैन थे और साथ ही साथ में एक पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपने आइडियाज़ को पब्लिश करता है थ्रू इंफॉर्मेशन, राइटिंग, रिपोर्ट्स या फिर बोलकर, मीटिंग्स में बोलकर। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दादा भाई नारोजी जो थे, ये क्या थे? पब्लिसिस्ट भी थे और बिजनेसमैन भी थे, और ये लंदन में सेटल थे, और ये कुछ समय के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, और इन्होंने बहुत सारे यंगर नेशनलिस्ट को गाइड भी किया। इनके साथ साथ एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था एओ हेयूम। इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियंस को इकट्ठा करने में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। मतलब बहुत सारे इंडियंस को ये साथ में लेके आए थे अपनी स्पीच और उसके थ्रू। अब ये जो दादा भाई नौरोजी है ना, इनको एक और नाम से जाना जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से इंडियंस थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे, तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पे आपको ये देखिए, हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर? कांग्रेस जो थी वो किसको मौका देती बोलने की? तो कांग्रेस का मतलब क्या था? कांग्रेस इसीलिए जो थी वो डेवलप हुई थी ताकि इंडियंस को उनकी आज़ादी दिलवाई जा सके, इंडियंस को आज़ादी दिलवाई जा सके। एक बुक लिखी गई थी इंडियन मिरर, जो कि जनवरी 1886 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? बदरुद्दीन तायब जी के द्वारा। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे 1887 तक। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दादा भाई जी नौरोजी की ये जो है वो पिक दिखाई हुई है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है? यूटिलाइज कर लिया है, और वो इंडिया की इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अ नेशन इन द मेकिंग, मतलब एक देश की क्या, एक देश जो था वो बनने जा रहा था। अब वो क्या था? ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो थी अपने पहले पहले 20 सालों में, 1885 में बनी थी वो, ठीक है, 1905 की बात हो रही है कि 20 सालों के बीच में कांग्रेस जो थी वो मॉडरेट थी, और उसके ऑब्जेक्टिव्स और मेथड जो थे वो मॉडरेट ही रहे। मॉडरेट का मतलब होता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस को लोग जो है वो दो तरीकों से जानते थे, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। अभी हम मॉडरेट के बारे में पढ़ेंगे। मॉडरेट मतलब ना ही ज़्यादा डाउन हो जाना, और ना ही ब्रिटिशर्स, मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर्स की बात मान लेनी, मतलब वो ब्रिटिशर्स की सुन भी लेते थे, गवर्नमेंट की सुन भी लेते थे, लेकिन वो झुकते भी नहीं थे। ठीक है, वो अपनी बात जो थे गवर्नमेंट के आगे रखते थे, लेकिन एक तरीके से। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात मनवाना, इस तरह का नहीं, ये लोग जो थे वो नहीं थे। इस पीरियड के टाइम पे जो मॉडरेट थे या कांग्रेस जो थी वो डिमांड कर रही थी इंडियंस के लिए गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से। मतलब वो चाहते थे कि इंडियन जो है उनको गवर्नमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेशन दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। इसलिए वो चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी होगी? जहाँ पे आपके लॉज बनाए जाते हैं, ताकि मतलब जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, वो चाहते थे, कौन? कांग्रेस वाले चाहते थे कि जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं वहाँ पे इंडियंस को मौका मिलना चाहिए, किसका? रिप्रेजेंटेशन का। उनको पावर मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ में ऐसे प्रोविंसेस के अंदर जो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए जहाँ पे पहले से एग्जिस्ट नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी डिमांड किया कि इंडियंस को हाई पोजीशन पे प्लेस किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, और इसके लिए उन्होंने बोला सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो भी हेल्ड करवाए जाए इंडिया के अंदर, जैसे कि लंदन में होते हैं। पहले सिर्फ लंदन के अंदर जो थे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे, ठीक है, जिसको आप आजकल आईएएस के नाम से जानते हैं ना, उसको पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही, सॉरी, लंदन में ही कंडक्ट करवाए जाते थे। लेकिन अब उन्होंने डिमांड की, कांग्रेस ने डिमांड की कि इंडिया के अंदर भी पोजीशन दी जाए, हायर पोजीशन दी जाए इंडियंस को गवर्नमेंट के अंदर, और इस चीज़ के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो इंडिया में होने चाहिए, सो दैट के यहाँ पे भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और उनको भी हायर पोजीशन मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि वो देश की भलाई में लग गए थे। अब जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन ऑफ का एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हो गया जहाँ पे सरकारी काम होता है, तो इंडियनाइजेशन का मतलब हो गया जब इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके काम करने लगे। तो वो एक पार्ट रहा मूवमेंट का रेसिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ रेसिज्म यानी कि
जहाँ पे एक ही रेस के लोग जो हैं वो मतलब अपना रूल चला रहे हों, वहाँ पे उसको ख़त्म करने के लिए जो ये डिमांड थी वो चलाई गई थी, और ये मूवमेंट जो था एक मूवमेंट का पार्ट रहा। सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपलाइज्ड बाय वाइट ऑफिशियल्स। मोनोपलाइज का मतलब होता है कि एक ही तरह के लोगों को, या एक ही, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं एक ही राजा का रूल हो, मोनोपोली। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि उस समय पे जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉब्स होती थी वो सिर्फ और सिर्फ वाइट ऑफिशियल्स को, यानी कि गोरे लोगों को दी गई थी। और साथ ही साथ में ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो किसी भी तरह को, उनको किसी भी तरह की पोजीशंस दी जाएं, या फिर उनको किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाए। सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्होंने एक मेजर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम, वो क्या करते थे, अपनी सैलरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो था वो अपने घरों में भेज देते थे। और इंडियनाइजेशन इट वाज होप्ड वुड आल्सो रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। और अगर इंडियनाइजेशन हो जाएगी तो जो इंग्लैंड में लोग अपनी वेल्थ भेज रहे हैं वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था ये मैं आपको बता दूं। इसमें क्या हुआ था, ये भी एक बुक लिखी गई थी, फर्स्ट इकोनॉमिक्स बुक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये क्या करते थे, इंडिया की वेल्थ को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, वो यहीं से इंडिया से लोगों से टैक्स लेते थे और उस टैक्स का अपने मतलब आर्मी में या मिलिट्री में उसको सैलरी दे देते थे। फिर यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे वो यहाँ इंडिया की सैलरी, इंडिया से पैसा लेते थे और वो अपनी कंट्री में जाके उसको यूज़ करते थे। तो वो क्या कर रहे थे, इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे, यहाँ से लेके जाकर वहाँ पे जाके उसका यूज़ कर रहे थे। तो जो अदर डिमांड्स थी वो ये थी कि जो जुडिशरी है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी को सेपरेट कर दिया जाना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। मैं आपको इनके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाते हैं, लागू करवाते हैं। और जुडिशरी क्या होती है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि लॉ जो बनाए गए हैं, कानून जो बनाए गए हैं वो कंट्री के अंदर अच्छे से इम्प्लीमेंट है भी है या नहीं, लोग उनकी वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो जो ये दूसरी डिमांड रही कांग्रेस वालों की, कांग्रेस लीडर्स की, वो ये रही थी कि जुडिशरी को अलग कर देना चाहिए किससे, एग्जीक्यूटिव से। और साथ ही साथ में द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये आर्टिकल है 19, एक आपका फंडामेंटल राइट है ये। और इसके साथ साथ ये फ्रीडम ऑफ राइट एंड स्पीच एक्सप्रेशन जो था ना, ये मीडिया वालों के लिए था, क्योंकि उनको जो है वो मना कर दिया गया था कि भाई आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। तो ये जो एक्ट था, या ये आप बोल सकते हैं राइट जो है, इसकी वापस से डिमांड कर दी गई। रिपेल मतलब कि अनडू लॉ, जो आपने कानून बनाया है इसके लिए वो आप क्या करो, बंद कर दो या ख़त्म कर दो या विड्रॉ कर दो, और आर्म्स एक्ट को भी आप वापस ले लो। उसके बाद अर्ली कांग्रेस जो थी उसने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज को भी रेज किया। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि जो ब्रिटिश रूल है वो क्या कर रहा है, अपने साथ पॉवर्टी लेके आया है और बहुत सारे फेमाइंस को लेके आया है। पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, गरीबी, और फेमाइंस का मतलब क्या हो गया, भुखमरी। क्योंकि इससे पहले ये माना जाता है कि 1940s के टाइम पीरियड में जब ब्रिटिशर्स मतलब आ चुके थे, तो 1940s के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी बंगाल की, 1/3 पॉपुलेशन जो थी ना बंगाल की, वो क्या हो गई थी, मर गई थी। क्यों, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा भुखमरी देखने को मिली थी। और यहाँ पे जो राइस प्रोड्यूस होते थे ना, वो बाहर लंदन या यूरोप में भेज दिए जाते थे, क्योंकि उस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। अब यहाँ पे ये बोला गया कि ब्रिटिश रूल ने पॉवर्टी और फेमाइंस को लाया है, लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर दिया है, और पीजेंट्स और ज़मींदार को मतलब पीजेंट्स और ज़मींदारों ने लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया है, और जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज है, वो यूरोप में बेच दिया है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने ये भी डिमांड किया कि रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो कम किए जाएँ, और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है वो इरीगेशन के लिए दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो था वो भी पास किया सॉल्ट टैक्स के ऊपर। सॉल्ट टैक्स के बारे में भी आपने सुना होगा, दांडी मार्च हुआ था जिसमें गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था भाई ये तो एक डेली नीड है, मतलब लोगों की डेली ज़रूरत है, तो आप लोग तो भाई एयर के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दोगे। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, वो अगर आपको आगे होगा तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। और साथ ही साथ में इंडियन लेबरर्स जो कि अब्रॉड में गए हुए हैं उनके साथ अच्छा ट्रीट किया जाए, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, जो आदिवासी लोग जो हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और ये सारा का सारा जो है ये कैसे सफ़र कर रहे थे, इंटरफियरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भेज दी और वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। ये सारी की सारी चीज़ें ये शो कर रही थी
बीइंग बॉडी ऑफ द एजुकेटेड एलाइट द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही थी कि जो एलाइट ग्रुप के जो एजुकेटेड लोग जो कि कांग्रेस के अंदर पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप जमींदार या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पूरे इंडियंस की क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। मॉडरेट लीडर्स जो थे ना, या आप कह सकते हैं जो कांग्रेस के जो लीडर थे, वो चाहते थे कि पब्लिक जो है वो अवेयर हो ब्रिटिश रूल के अनजस्ट नेचर के, उनको पता चल जाए कि ब्रिटिश जो है वो किस तरह से इंडियन पीपल्स को सप्रेस कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे, और ब्रिटिश रूल को मतलब ये लोगों को ये दिखाया कि ब्रिटिश रूल जो है वो किस तरह से कंट्री की इकॉनमी को बर्बाद कर रही है, र्यून कर रही है। उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, मतलब ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया अपनी स्पीचेज़ में। मतलब जब वो स्पीच वगैरह देते थे, वहाँ पे ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करते थे। और साथ ही साथ में कांग्रेस लीडर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो लोगों को वो मोबिलाइज कर सके, लोगों को उन ब्रिटिश रूल के अनजस्ट फेवर के अगेंस्ट के बारे अनजस्ट के नेचर के बारे में बता सकें। उनको ये लगता था कि इंडियंस ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो फ्रीडम और जस्टिस के आइडल्स की रिस्पेक्ट करें, और साथ ही साथ में इंडियंस की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लें। व्हाट वाज नेसेसरी, इसके और क्या ज़रूरत थी, वाज टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स, इन डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए। और गवर्नमेंट जो थी वो अवेयर हो रही थी इंडियंस की फीलिंग्स को लेके। ठीक है, इसके बाकी का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक बच्चे आपको कोई डाउट या किसी को कुछ समझ ना आया हो, मुझे पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।